तो भाई साहब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी पिछली क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं। पिछली क्लास को आगे बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रेविटेशन के पहले लेक्चर के बाद आज लेके आ गए हैं दूसरा लेक्चर, जो कि हमारी एक नई सीरीज के हिसाब से हमने तय किया है। पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था वो आज मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। और हमने बात करी थी कि जब भी ग्रेविटेशन हमारे सामने ये वर्ड यहाँ पर आता है तो ग्रेविटेशन क्या लेके आता है, एक उत्साह लेके आता है, खुशी लेके आता है। और वो खुशी किसकी होती है? वो खुशी होती है कि भैया ग्रेविटेशन मतलब कि अर्थ किसी को खींच रहा है। और अर्थ किसी को खींच रहा है, इसका मतलब कैसे खींच रहा है, क्यों खींच रहा है वो नहीं, अर्थ बस खींच रहा है। ग्रेविटेशन शब्द से हम ये रिलेट करते थे। फिर हमने देखा 2-3 एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या देखा कि कुछ स्काई डाइवर्स स्काई से क्या कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं। स्काई डाइवर्स बोलते हैं उनको, है ना, मतलब एरोप्लेन पे चढ़ते। बताऊँ क्या इसका भी एक्सप्लेनेशन? स्काई डाइवर समझते हो ना, इसका मतलब हवा में किसी आकाश नाम के लड़के के ऊपर चढ़ के नहीं कूदते स्काई में ऐसे एरोप्लेन में जाते हैं। जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर हम लोग स्किपिंग करते हैं, तो हम नहीं करते, ज़्यादातर ये लड़कियों का गेम था पहले, लेकिन अभी फिटनेस के लिए स्किपिंग करते हैं, राइट। तो फिटनेस के लिए हम लोग स्किपिंग करते हैं ना। तो हम लोग ये पूरी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि एक लड़की जब उछक रही है या एक लड़का जब उछक रहा है तो नीचे आ रहा है। फिर हम डेली मर्रा की ज़िंदगी में अब एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देख रहे हैं कि जब झूठा पानी नहीं करना हो, किसी दूसरे की बॉटल पानी पी रहे हैं, झूठा नहीं करना हो, तो हम आ करके पीते हैं। इसको ओक से बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन जब हमें पानी झूठा नहीं करना होता तो हम ऐसा पानी पीते हैं। लेकिन वो पानी हमारे मुँह में कैसे जाता है भाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हमने बात करी बहुत ही खूबसूरत से साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूटन बाबा। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और टहनियाँ गिन रहे थे, है ना। टहनियाँ नहीं गिन रहे थे, फल गिन रहे थे। 1 2 3, अभी मैथ्स लग रही थी। इतने में फल नीचे गिरा। कैसे गिरा? फल नीचे गिरा। फल नीचे गिरा तो मैथ्स खत्म हो गई, फिजिक्स शुरू हो गई। बोला ये नीचे क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, वो सवाल इससे दिमाग में आया। फिर उन्होंने रिसर्च करी। बेटा कोई भी काम आसानी से लॉ नहीं बनता, कोई भी एक स्टेटमेंट थ्योरम नहीं बनती जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाए। यूक्लिड ज्योमेट्री, सर कितनी बार यूक्लिड ज्योमेट्री का आप है ना नाम ले लेते हो। मैं इसलिए लेता हूँ बेटा कि आपको यूक्लिड ज्योमेट्री याद हो जाना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ यूक्लिड ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। हल्के में एक्सियोम्स का इस्तेमाल कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, थियोरेटिकली भी इसको एनालाइज किया और मैं कहता हूँ मैथमेटिकली भी इसको एनालाइज किया। और न्यूटन ने जब अपना एक लॉ दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उन्होंने 1-2 साइंटिस्ट की मदद ली और उनके कुछ थीसिस या उनके कुछ नोट्स से, उनके कुछ लॉज से अपने एक लॉ को जन्म दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि भैया 2 चीज़ें आपस में हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, खींचती हैं, अट्रैक्ट हो। चाहे पेन की निब से लेकर पेंट की जिब हो या गोबर से लेकर कार हो, मतलब मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए थे। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आप बोलते सर गोबर कैसे कर सकता है? देखो आप रास्ते जा रहे हो, आप गोबर अट्रैक्ट हुआ ना, उधर पैर मत रखना, और खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ऐसे हर एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। वैसे वो एग्जाम्पल सही नहीं है फिजिक्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो, लेकिन हर एक चीज़, उन्होंने कहा कि दुनिया की हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और ये किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स का नाम क्या पड़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे वो कार हो या फिर हाहाकार हो। मैंने पिछली क्लास में बात भी करी थी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को खींचेंगे और द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसके बाद मैं बात कर रहा था उसी कार की। ये मेरी फेवरेट कार ऑडी R8 है ना। तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरे को लगता है कि यार काश मेरे पास हो, मैं इसके अंदर बैठूं। जब मैं प्राइस पूछने जाता हूं तो बोलता तेरी औकात से बाहर, तक मैं लेके रहूँगा एक दिन, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और यहाँ पर फिर प्लानेटरी मोशन जब होता है, अब ये प्लानेटरी मोशन मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्कशन मैं करने वाला हूँ अपनी क्लास में। आज के लेक्चर में होगा या अगले लेक्चर में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूँगा इसका डिस्कशन, क्योंकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि केपलर्स के नियम को किस तरह से न्यूटन ने अपने नियम में इस्तेमाल किया और अपना जो नियम दिया जो कि था फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r², वो कैसे दिया, वो केपलर के एक छोटे से नियम का इस्तेमाल करके भी की उन्होंने इस चीज़ को
थियोरी को और लॉ को बनाया। अब बात करते हैं इस प्लैनेट्स भी एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी थी, न्यूटन के उस यूनिवर्सल लॉ के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ का मास बड़ा होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होता है। जस्ट लाइक ये पेंसिल अर्थ की तरफ खींची चली जा रही है, ये पेंसिल अर्थ की तरफ खींची चली जा रही है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का मास और पेंसिल का मास एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या पेंसिल भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है? बिल्कुल हाँ, सही बात है। ये फोर्स दोनों कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। मतलब जो फोर्स अर्थ लगा रही है पेंसिल पे, वही फोर्स पेंसिल भी अर्थ पे लगा रही है। सुन ले, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जाती है ना, यही सवाल था ना तेरे दिमाग में। मैं हाँ बोल, पूछ जल्दी फटाफट। चल हट जा, ब्लैक होल और रेड होल है, ब्लैक है अपने आप का अट्रैक्ट। हाँ, ब्लैक होल के अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन अभी उसकी बात ना करो तो बेहतर है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े से गोला की। अभी हम गड्ढा की बात नहीं कर रहे हैं मतलब होल, ब्लैक होल की बात नहीं, हम गोला की बात कर रहे हैं। गोला मतलब अर्थ, ठीक है, बस गड्ढे तुम हो क्रिकेट में कैच छोड़ देता है ये। चलो ठीक है, तो क्या बोला भैया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फोर्स उन दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। और वो कैसे कम होगा, वो कम होगा स्क्वायर से, और बढ़ेगा भी कैसे, स्क्वायर से। डिस्टेंस अगर कम होगा 9 मीटर से तो फोर्स बढ़ जाएगा 81 न्यूटन से, है ना, क्योंकि वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने बताया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। और वो मासेस अगर पॉइंट मासेस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर ऑफ मास से, हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नापते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास आप क्लास 11th में पढ़ेंगे बहुत खूबसूरती से। तो वही दो मासेस हैं हमारे पास, उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लिया गया है। तो आप देखना, ये हम पॉइंट मासेस मान रहे हैं, अगर पॉइंट मासेस मानते तो हम यहाँ से भी डिस्टेंस ले लेते, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास से लिया क्योंकि हम इसको बड़ा मास मान रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब देखो यहाँ पर ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट पर ये क्या है, ये तितली है, पता है, ये आदमी पता है तितली बनना चाहता है। क्यों? ये सोचता है मैं हल्का हो जाऊं और उड़ना शुरू कर दूं, या ये बर्ड बनना चाहता है, या ये बाज बनना चाहता है, ये गिद्ध बनना चाहता है, ये उड़ना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके पास जो ये पर लगे हुए हैं ना, ये हाथ हैं, ठीक है। तो जैसे ये उड़ने की कोशिश करता है, एरोप्लेन से नीचे गिरता है, अर्थ कहती है आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ये कहता वल्ला वल्ला इंतजार तेरा, अच्छा ठीक है। तो कहला ठीक है भैया, अब हमारी हैसियत से बाहर हो गया उड़ना, तो हम ऐसे ही हाथ उड़ाते हैं और फिर मटक कली वाला गाना गा लेते हैं, दिल्ली 6 वाला, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और वो डिस्टेंस किसके बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि हम पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं। बोलो सर, अगर बड़ा मास मतलब ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो ही उसका सेंटर पॉइंट नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट, या मैं कहूँ हर एक ऑब्जेक्ट के यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबका जो मास होता है वो उसके अंदर जितना अमाउंट है उसका मास है। मतलब मास को अगर डिफाइन करने जाएं तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वेट हम कहते हैं फोर्स से कोई चीज़ जो खींच रही है वो वेट के बराबर होती है, लेकिन मास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी हम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो जो मास होता है, ऐसा माना जाता है कि जो सेंटर पे बैठा रहता है, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, जैसे अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका बैलेंस बराबर है ना, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लेकिन अगर आपने एक पैर उठा लिया और आंख बंद कर दिया तो आपका सेंटर ऑफ मास डगमगाने लगेगा और आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसे जो बैलेंस करते हैं ना, वो एक लाइन में सभी सेंटर ऑफ मास को लेके आ जाते हैं। तो ऐसा माना गया है कि अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कोर पे है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर भी रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का सरफेस है, तो भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। अगर 0 डिस्टेंस हो गया तो फोर्स कितना होगा, इन्फिनिटी लगेगा, मतलब कभी उचक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आप उचक जाते हो ना, क्यों? क्योंकि वो फोर्स जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ की बात करता है, क्योंकि वो अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ है,
कोर पर, और कोर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और 64,000 किलोमीटर, जैसा आपका मन है आप उसको बोल लो। तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। दोनों को कंबाइन करने पर जो हमको इक्वेशन मिलती है वो मिलती है जी एम एम, एम कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, किताबों में डी स्क्वायर लिखा हुआ है या आर स्क्वायर लिखा है, डरने वाली कोई बात नहीं है, दोनों सेम है, डी या आर, हम इसको वेरिएबल्स में कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कैसे आया है वो आज हम बात करेंगे कि इसकी g की क्या यूनिट किस तरह से डिसाइड हुई है, वो किसने डिसाइड करी और वो कैसे आई कि g की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वो आज हम और आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर समझने चाहें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिखता क्यों नहीं है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है दो चीज़ों को, ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसका रीज़न है अभी ये जो चलने वाला है। मान लो इस m की वैल्यू 1 है और इस m की वैल्यू भी 1 है, मतलब 1 kg के दो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो तुमको क्या दिखना चाहिए, बाबा ये पास जाएगा, क्यों, न्यूटन बाबा ने समझाया है, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पास जाना चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि f की वैल्यू अगर g m1 m2 है तो m की वैल्यू 1, इस m की वैल्यू 1 इंटू 1 1, g इंटू 1 g अपॉन 1 का स्क्वायर। अब d का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, g के बराबर, और g की वैल्यू किसके बराबर है 6.67 इंटू 10⁻11 विच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी है ना बाबू। अब बस छोटी है तो समझ में ही नहीं आता कि भैया पास आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जो 1 किलो के 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वो इसलिए समझ में नहीं आते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने इन दोनों को एक साथ 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया और इन दोनों का मास 1 किलो है, तो ये इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मेरे बीच में हाथ के और इस फ़ोन के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, और वो ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो वो मूवमेंट दिखेगा ही नहीं। वो दिखेगा कब, जब अर्थ के मास के बराबर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ जाए 1 मीटर की दूरी पर। बाप रे सर क्या कर रहे हो, सर क्या मरवाओगे क्या, अरे मर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी हमारी, बाकी लोगों की नहीं, हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपने फिल्म देखी करण अर्जुन, दो भाई थे, करण भाग, वो एक्चुअली क्या है, ये पुनर्जन्म की कहानी है ना। तो यही एक करण है, ठीक है, और इसका अर्जुन भाई यहाँ से आ गया, ठीक है। तो करण और अर्जुन दोनों भाई दोनों में बहुत अति में प्रेम कौन सा, अट्रैक्टिव वाला, रिपल्सिव वाला नहीं कि घृणा कर रहे हैं करण निकल ले, ठीक है। तो दोनों के बीच में भी खूब प्रेम है, दोनों का मास, एक का कैपिटल M है और दूसरे का स्मॉल m है। देखते हैं कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों d डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो फोर्स किसके, अब देखो ये क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं है, इफेक्ट ऑन फोर्स, मतलब उस फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स कब ज़्यादा होगा, फोर्स कब कम होगा। तो समझ में आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास दोनों का, अगर एक का भी कम हुआ तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों का बढ़ा तो भी फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी एक का बढ़ा तो भी फोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान ले तो। लेकिन अब अगर मास बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाया या डिस्टेंस कम किया तो भी फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखा जाए इन दोनों करण अर्जुन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। लग रहा है कि नहीं लग रहा, जल्दी बताओ फटाफट। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब किसी एक का भी मास डबल तिबल चुबल कर दिया तो फोर्स में कुछ कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर फोर्स बढ़ाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया, करण ने बॉडी बना ली है ना, करण ने बॉडी बना ली, लेकिन वो मैंने बताया था ना, नहीं समझे, मैंने बताया ना पुनर्जन्म में एक दूसरे पर वो टच करते हैं, वो जुड़वा फिल्म भी देखी होगी तुमने, तो एक बना रहा था दूसरे की बन गई
ये पतला रह गया। एक्चुअली ये वीड है। हाँ, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद क्रॉप। तो इसने इसका पूरा प्रोटीन निपटा दिया। ये वैसा का वैसे रह गया, ये रह गया, इसका मास डबल हो गया। देखो इसका मास डबल हो गया। जब मास डबल हुआ तो फोर्स इन दोनों के बीच में भी कैसा लगेगा? डबल। देखो अब मास कितना हो गया? डबल। तो ये जो F होगा पहले इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? 2F। इट मींस इफेक्ट ऑन फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दोनों के मास पे। अगर दोनों का मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर एक का मास बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, अगर एक का मास कम होगा तो भी फोर्स कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। तो यहां पर ये दिखा, हाउ विल द फोर्स चेंज इफ द मास ऑफ बोथ करण एंड अर्जुन आर डबल। अगर दोनों का डबल कर दिया तो क्या होगा? तो 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो। अब भाई साहब अर्जुन भी कम खुदा थोड़ी ना था। अर्जुन ने कहा बेटा पठानी मैं आ गया हूं, करण एंड अर्जुन। तो देखो भैया दोनों का मास अगर डबल हो गया अब तो 2 × 2 4, तो पहले के मुकाबले फोर्स क्या हो जाएगा? अब 2 टाइम्स की जगह क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। एंड नाउ द फोर्स विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। मास अगर एक का डबल हुआ तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। मास एक का ट्रिपल हुआ तो फोर्स भी ट्रिपल। दोनों का डबल हुआ तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाता है। सवाल आते हैं ऐसे। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसमें फिर से करण अर्जुन वापस पीछे चले गए अतीत में, और अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। मतलब जो भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस 3 गुना कम हुआ तो फोर्स 9 गुना बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा तो फोर्स 9 गुना कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है। तो देखो अब अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो, पहले समझ, इसको समझ, रिपीट मत करवा, इसको समझ। अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा? फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। फोर्स कम हो जाएगा पक्का। अभी डिस्टेंस क्या करा मैंने? डबल, यानी डी की जगह क्या हो गया? 2D। अबे डबल हो गया ना, तो 2D हो गया। ध्यान से देख, ले मैं समझाता हूं तेरे को। अभी मैंने डिस्टेंस को डबल करने वाला हूं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस विच वॉज D इज नाउ 2D। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 2D का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब 2D का स्क्वायर मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 2 का भी स्क्वायर और D का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और D का स्क्वायर कितना होगा? D स्क्वायर। पहले अगर 1/D था तो पहले कितना था? F। अब जो नया फोर्स होगा वो कितने गुना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ F। मतलब एक्चुअली जो नया फोर्स आएगा वो अब पुराने फोर्स के 4 गुना कम हो जाएगा। 1/4 टाइम्स ऑफ द पुराना वाला फोर्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या करा था? डिस्टेंस को डबल करा था। तो स्क्वायर करने पर क्या हुआ? 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 4 गुना कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाया था तो फोर्स कम होना था। कितने गुना कम हो गया? 4 गुना। अभी क्लियर है? एग्जाम्पल तो देखा करो बेटा। चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या हुआ? डिस्टेंस 2D कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और D का स्क्वायर कितना हो गया? D स्क्वायर। तो 1/D स्क्वायर तो था ही, तो वो किसके बराबर था? पुराने वाला फोर्स। 1/2 का स्क्वायर 4। तो अब जो फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाया तो फोर्स 4 गुना कम हुआ। अगर डिस्टेंस 3 गुना कम कर दिया तो फोर्स 9 गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा। कितने गुना? 9 गुना। चलो देख लेते हैं। अभी डिस्टेंस क्या कर दिया? 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स 9 गुना कम हो गया। मैंने इसको कम करा था, अभी यहाँ 3 गुना बढ़ाया। तो भाई मैंने कहा था ना यूनिट आ जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कैसे आई है वो देखो। तो अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स जो होता है वो होता है Gm/d²। अगर मैं G की वैल्यू निकालूं तो F को कहाँ, D को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर, यानी F × d²/m/m। तो G की वैल्यू आ जाएगी F × d² या r²। देखो वो दिमाग में रहता है R हमेशा, क्योंकि 12th में हम r² ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो Fr²/m/m। अब यूनिट ऑफ G, तो G को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर। देखो ध्यान से, हमने G लिखा, और ऐसा यूनिट की बात करें तो F से क्या आएगा यहाँ पर? न्यूटन। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
तो F से आएगा न्यूटन, ध्यान से देखना, F से आया न्यूटन, फिर R स्क्वायर से क्या आया, तो F R स्क्वायर से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब M है यानी मास है, ऐसा यूनिट ऑफ मास है kg, ऐसा यूनिट ऑफ मास है kg, तो kg का स्क्वायर आ जाएगा नीचे की तरफ, तो क्या आया, ऐसा यूनिट ऑफ g न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब CGS की बात कर लेते हैं। CGS का मतलब समझाता हूं, फिर CGS यूनिट याद कर लेना, ठीक है। तो देखो पहले CGS का मतलब समझो। CGS का मतलब होता है CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड्स, ठीक है। तो मीटर को काहे में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो अब जहाँ जहाँ मीटर दिखेगा वहाँ सेंटीमीटर। और F की बात करें तो F की जो CGS यूनिट होती है, यानी जो फोर्स की जो CGS यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं, बिल्कुल गाली नहीं दे रहा हूँ है ना, डाइन, ठीक है। मैंने गाली नहीं दी, मैंने जो फोर्स है उसकी CGS यूनिट बोली है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला बेटा, मैं किसी को, बेटा गलती कर रही है लड़की, मैंने आपको कुछ बोला, मैंने डाइन बोला आपको भाई, डाइन क्या है, डाइन, पंखा चला लो। डाइन जो होती है वो फोर्स की CGS यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ऐसे ही CGS यूनिट क्या होती है, डाइन, क्या होती है, डाइन, ठीक है, क्लियर है। तो अब CGS यूनिट निकालने वाला हूं मैं किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ध्यान से देखो, CGS यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या है, डाइन, तो अब फोर्स से क्या आया, डाइन, ठीक है। और CGS यूनिट ऑफ R स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो CGS यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर, और kg का मतलब ग्राम, तो ग्राम का स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर आने वाला है, ये आ गया ग्राम स्क्वायर। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज द CGS यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। आजकल तो बिस्किट में भी जी लग रहा भाई, तो जी को समझाओ, जी क्या है, जीजा जी भाई, जीजा जी नहीं, क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। और वो भी कौन से जी की बात कर रहे हैं, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, नहीं साहब, हम बात कर रहे हैं कैपिटल जी, ठीक है भैया, हाँ ठीक है। तो लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS। चलो, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कितनी होती थी, कैपिटल जी की, ठीक है। तो यहां पर हम अगर देखा जाए तो, अब सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही लेके आ गया ये चीज़, लेकिन इसको ऐसे नहीं समझना, इसको ऐसे समझना भाई साहब। एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होती हैं, कितनी होती हैं, इज इट क्लियर, एक न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन, और अगर एक मीटर की बात करूं तो कितने सेंटीमीटर होते, जल्दी बताओ, 10⁻² सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना, है ना। और एक kg में कितने होते हैं, एक kg में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब सुनो, तो न्यूटन था, तो कितने से मल्टीप्लाई किया इसको, 10⁵ से। अब यहाँ पर एक मीटर पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻² से, और 2 मीटर स्क्वायर है, तो 10⁻² इंटू 10⁻², यानी होगा 10⁻⁴, बोलो हाँ या ना। और नीचे अगर kg है तो 1 kg होगा तो 10⁻3, और kg स्क्वायर है तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 यानी 10⁻6। अबे 9 कौन बोला बे, 10⁻6, अरे भैयू 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो क्या 10⁻9 हो जाता है क्या, मैथ्स में क्या एक्सपोनेंशियल पावर नहीं पढ़ा, क्या होता है, क्या होता है, 6 होता है। अबे a⁻m इंटू a⁻n होता है a⁻m+n, होता है 10⁻6, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो हमने 10⁻5 का मल्टीप्लाई किया, और ऊपर मीटर स्क्वायर था तो 10⁻4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे kg स्क्वायर है तो 10⁻6 से करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो होगी
6.7 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब ऐसा ही यूनिट में जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी थी, वो कितनी थी? 6.7 इंटू 10⁻11, लेकिन वही CGS में काय में कन्वर्ट हो गई 6.7 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए भैया। तो दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी कैपिटल जी की वैल्यू है, ये भी कैपिटल जी की वैल्यू है, बस फर्क इन दोनों में इतना है कि ये SI फॉर्म में है और ये CGS फॉर्म में। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ हमारे छोटे छोटे मगर मोटे MCQs की। ठीक है, बड़ा ये सिंपल है, बड़ा मजा आएगा तुमको, बहुत सिंपल है, चिंता मत करना। चलो पहला MCQ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे ही पढ़ा देना। अच्छा ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड। चलो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अर्थ ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाता है या ऑब्जेक्ट अर्थ पर कितना फोर्स लगाता है, वो किसके द्वारा गिवन होगा? आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में कोई सा भी चूज कर सकते हो। आप सभी लोग चूज करो, ऑनलाइन वाले भी जल्दी, जो मुझे देख रहा है ऐसे जल्दी बताओ। F = G m1 m2 upon r d स्क्वायर होता है। सर पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला F = स्मॉल जी। सर स्मॉल जी तो आया ही नहीं था अभी तक, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। F = कैपिटल G m1 m2 upon d स्क्वायर। क्या ये होगा? यही होगा। अगला भी देख लो भैया, दोनों सही हो सकते हैं। अगला भी देख लो, सर दोनों ही पॉसिबल है। डी है और यहाँ स्मॉल जी है, तो सही आंसर क्या है? पक्का आपका आंसर सही है। आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए, जो दे रहा है उससे ले लेना। ठीक है, ठीक है ना भैया, मैंने बोल दिया, आप जो दे रहा है उससे ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अरे अभी सिंपल सा है, बताया न्यूटन। SI यूनिट बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन? थर्ड पक्का भैया? फर्स्ट है आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, मतलब नीचे है। इसका मतलब आपका कुछ लोगों का जवाब गलत है, तो आप गेम से बाहर हैं। ओ गलत जवाब, और आप से हम अब लेंगे 1 लाख रुपए और आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द वैल्यू ऑफ G इन SI यूनिट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी, इन SI यूनिट 6.67 इंटू 10⁻, और CGS में कितनी थी? -8। बहुत शानदार। तो -11 या -8 और -10 है। बड़ा सिंपल हो गया है ना? अभी सिंपल हो गया ना? चलो KBC खेलते हैं हम। अरे कुछ और भी हैं यार, चिंता क्यों करती हो दीदी। पहला सवाल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वेरीज एज 1/d d स्क्वायर 1/d स्क्वायर 1/d स्क्वायर। भाई d स्क्वायर भी तो हो सकता है, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है, अभी लगाएंगे, अभी पहले सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अब द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, डज नॉट डिपेंड्स। अच्छा, जब ये बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, तो बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये बड़े बड़े एग्जाम में जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इसमें नॉट छोटा सा छुपा देते हैं। ये नॉट जो होता है ना, ये छुपा दे, तो ये डज नॉट डिपेंड्स, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? द प्रोडक्ट ऑफ मास सम ऑफ मास, सेकेंड वाला। चलो अभी कर लेंगे सारे, है ना? नेक्स्ट कर लेते हैं भैया। इफ वी हाफ द डिस्टेंस क्या कर दिया? आधा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ज्यादा। अबे हाफ कर दिया तो फोर्स कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स। एक डबल कौन बोल रहा है? डबल कौन बोल रहा है भाई? जब डिस्टेंस आधा किया था तो फोर्स को 4 गुना बढ़ना था ना, स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
4 टाइम्स बढ़ेगा कम? पक्का? कम तो नहीं होगा? चलो देख लेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यहाँ तीनों चारों में बढ़ रहा है ना? अब कितना बढ़ रहा होगा? 4 टाइम्स। तो चलो पहले आंसर टिक कर लेता हूं बहुत खूबसूरती से। आप लोगों के जो आंसर थे, तो आपने सबसे पहला जो आंसर दिया था वो दिया था फर्स्ट वाला, है ना? ठीक है, अच्छा, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ आदमी हूँ। और दूसरा आंसर आप लोग घोचुओं ने, अच्छा, ठीक है, सेकंड सम। और थर्ड वाला आप लोगों ने, अरे सही लगाया। तो अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला आंसर है 1/d²। बधाई हो, आप लोग जीत चुके हैं 1 रुपये। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू d²। दूसरा आंसर है द सम ऑफ देयर, क्योंकि वो उनके ऊपर, सम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा आंसर है 4 टाइम्स। यस, 4 टाइम्स, यस। मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। 3 रुपये जीत गए आप लोग, आपको बधाई हो। अब किसी ने ब्लैक होल की बात करी थी, ठीक है, अभी मैं लेके आता हूँ एक इंजेक्शन बड़ा वाला। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे अंधेरे से उजाले में। ठीक है, अब जब उजाले में जाएंगे तो हम बात करेंगे। हम देखो, तुम्हारे जीवन में अभी तक अंधेरा था इस चैप्टर को लेके। मैं एक छोटी सी किरण लेके आया आपके लिए। किरण मतलब उजाला, है ना? वो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली क्या एक्सप्लेन कर सकता था? वो एक्सप्लेन कर सकता फोर्स दैट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ। सोचो, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो तुम तितली बन रहे होते, लेकिन तुम जिंदा नहीं होते। पूछो क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन अट्रैक्टेड है ना, यहाँ पर गैस भी अट्रैक्टेड है, वो भी उड़ जाती, जैसे फॉग का डीओ जल्दी उड़ जाता। तो देखो आप, और अगर आपको ये नहीं पता ना, तो चुल्लू भर पानी लो, मुंह धो और एक प्लेन में बैठो और वहां से बिना पैराशूट से क्या कर दो। नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। अभी तुम लोग कूदे क्यों हो? क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हारे पास पैराशूट भी है। सो दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमको बाइंड करके रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जब तुमको ये आ गया है, जब तुमने ये समझ लिया है, तो तुम क्या करोगे? यस। अब जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? यस। अब तुम लोग इसी से प्रेरित होकर ओलंपिक गए और क्या करने लग गए? अबे हाई जंप। द ग्रेविटी मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। और वहां मेडल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब आप सबको पता है कि आज करवा चौथ है। ओ सर, तो देखो कितनी तेजी से घूम रही है लेकिन इतना तेज नहीं घूमता, मैं दिखा रहा हूँ कि वो बहुत तेज घूम रहा है। ठीक है ना? तो ये बहुत स्लो घूमता है, ऐसे डरने का नहीं है ना, है ना? और बाप रे इतना तेज तो हमारे यहाँ पर जो है ना, ये हमको है ना बाइंड करके रखता है। क्या रखता है? किसको रखता है बाइंड करके? मोशन, मून को। मतलब मून कहीं भाग ना जाए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इसको खींच के रखता है, पकड़ के रखता है। क्या? कि भाई तू जाना नहीं, तू घूमते रहना, है ना? मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत शानदार। इसका तीसरी बात करें तो बात करता है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। और ये मोशन सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से नहीं हुआ, ये केपलर के नियम की वजह से भी हुआ। तो अपन देखते हैं, छोटा सा सोलर सिस्टम, बड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सो द प्लैनेट्स रोटेट रिवॉल्व अराउंड द सन विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मोशन करते हैं, प्लैनेटरी मोशन भी करते हैं। बट प्लैनेटरी मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था केपलर ने। ठीक है, सन के पास भी ग्रेविटेशन फोर्स? यस एब्सोल्युटली। जैसे घर के, जैसे हमारे अर्थ के पास है, जैसे पृथ्वी के पास है, धरा के पास है, वसुंधरा के पास है, ये सारे पर्यायवाची हैं अर्थ के पे। और अब आपको पता ही है, हाई टाइड लो टाइड आती है ना, जब मून पास आ जाता है, जब मून दूर चले जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हाई टाइड और लो टाइड आती है। तो आप बढ़िया स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग कहाँ पर? पानी के अंदर। द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। और इसी में आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलती। इसमें तो डर लगता है, खुशी मिलती है इसमें।
हाँ, आप लोगों को पूल के पास जाना है ना, पूल के पास नहीं, आपको समुद्र के पास जाना है। डूब मत जाना और पी मत लेना पानी, खारा बहुत है। नेक्स्ट है, तो इतने ही है। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सक्सेसफुली एक्सप्लेन फर्स्ट द मोशन दैट बाइंड्स अस ऑन टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन। और जब वो पास और दूर चले जाते हैं तो आपने गॉड तुसी ग्रेट हो देखिए, गॉड तुसी ग्रेट हो सलमान खान वाली, है ना, वो कॉपी है किसी बाहर वाली मूवी की। लेकिन अगर उसमें बोलता है, वो अमिताभ बच्चन बोलता है, तुमने क्या किया था, चांद को पास लेके आ गए थे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बिगड़ गई थी, तो वो इसकी वजह से है। फिर से लेके चलता हूँ आज तुम्हें सितारों में, चांद तारों में, और लेके चलता हूँ और चांद के पास लेके जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो तारे के पास लेगा, और इफेक्ट ऑफ मून्स ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी पर किस तरह से इफेक्ट करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है हमारी अर्थ, खूबसूरत सा प्लैनेट, हरा भरा नीला पीला जो भी है सभी है, सारे कलर्स होते हैं रेनबो कलर में। फिर आया मून, मून सीधा निकल रहा था, पता है, मून ऐसे नहीं आया, मून ऐसे नहीं आया, मून जा रहा था सीधा सीधा सीधा। बोलते एक रास्ता है ज़िंदगी, कहीं भी ले चल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने मिल गई उसको क्या? अर्थ। और अर्थ ने कहा बाबा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा और मेरे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तू सीधा जा रहा था, मैं तेरे को खींच रहा हूँ। जब सीधा जा रहा है खींच रहा है, सीधा जा रहा है खींच रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ फिजिक्स इस्तेमाल करेंगे अपन सर्कुलर मोशन की। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर तुमको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने कभी वो रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे घुमाया? हम लोग जब पतंग उड़ाते थे ना, लट्टू मट्टू नहीं, हम पतंग उड़ाते थे ना, तो लंगड़ बांधते थे किसी की भी मांझा खींचने के लिए, है ना। तो जब हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो जो हमारा जो स्टोन है और जो धागा है, वो धागा स्टोन को क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। अगर धागा टूटा तो गिठान आ जाती है। हाँ, धागे में गिठान, अरे नहीं, जब धागा टूटता है तो स्टोन कैसे निकल जाता है? सीधा। मतलब मेरा बच्चा, मतलब ये स्टोन था और ये धागे ने पकड़ के रखा हुआ था, और हमारे एक लंगड़बाज ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। वो हॉर्स वाला नहीं देखा, पकड़ लिया, है ना। तो ऐसे ही है बाबा, तो ये घूम रहा है, ये टूटा, ये टेंशन बड़ा है इसमें, धागा कमजोर था। और सुनो, जो खून के रिश्ते होते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो जब टूटते हैं तो गिठान जरूर लग जाती है, लेकिन गिठान मतलब नॉट। ठीक है, अब जब ये टूटेगा तो क्या होगा? ये स्टोन ऐसे सीधा लीनियरली चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? तो मून भी ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन अर्थ ने एक धागा दिया मून को, और वो किसी फोर्स से उसको रोका। अब सोच, कोई ऐसा सीधा जा रहा है, उसने उस पर ऐसा फोर्स लगाया, तो मोशन कैसे होगा? ऐसा हो जाएगा। बोला हाँ। अब ये कॉन्स्टेंटली चलता रहे और ये सीधा जाना चाहता है, लेकिन ये फोर्स हमेशा लगता रहे, और फोर्स लग रहा है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर मून आया, सीधा सीधा जा रहा था, अर्थ ने कहा भाई रुक, मैं तेरे पे क्या लगाऊंगा? एक फोर्स, वो भी किसकी तरफ? मेरी तरफ। तो यहाँ पर जब पास होता है तो क्या होगा? हाई टाइड, फोर्स बढ़ जाता है, हाई टाइड। और जब इधर आएगा तो इधर लो हो जाएगा, इधर हाई हो जाएगा। देखो ध्यान से, हाँ भैया, ऊपर की तरफ क्या है? लो, इधर क्या है? हाई। अब जब ये घूमते इधर आ गया तो इधर क्या हो गया? हाई। खींच रहा है ना बाबा, मून भी तो खींच रहा है पानी को, अर्थ भी खींच रहा है मून को, अर्थ भी खींच रहा है मून को, मून भी खींच रहा है पानी को। हाई और लो टाइड ऐसे चलती रहेगी। और ध्यान से देखना, जब मून इधर आ जाएगा, ये मून भाई आया नहीं क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, मून इधर ले आते हैं। अगर इमेजिनरी मून हम यहाँ लेके आ जाएं तो यहाँ का पानी ऊपर की तरफ, यहाँ पानी बैठ जाएगा, और यहाँ हाई टाइड और उधर लो टाइड। तो हर 15-20 दिन में हाई टाइड लो टाइड आती है। आपसे अब आप मुंबई के अगर न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें पता भी चलता है कि भैया आज हाई टाइड है, आपको समुद्र के आसपास नहीं रहना है, नहीं तो समुद्र आपको खींच लेगा। ठीक है, अब वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना सर्कुलर मोशन, वो प्लानिटरी मोशन में तुमको समझा दूंगा और अच्छे से। लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, आपने ये देखा होगा ओलंपिक में एक शॉर्टपुट होता है और एक ये घुमाने वाला होता है, इसका मुझे नाम नहीं पता क्या है, तुम लोगों को पता हो तो बता देना मुझे। ठीक है, वीडियो देखते देखते कमेंट कर देना इसको, है ना। जैवलिन थ्रो, हाँ। अबे पगलू, जैवलिन थ्रो वो है, ये जैवलिन थ्रो नहीं है। इसमें अलंगा बांध देते हैं एक रोप से, ऐसे ऐसे घूमते 3 बार और ऐसे फेंक देते बहुत दूर तक। मेरा माइक उलझ गया मेरे पैर में, है ना। हाँ ये देख वही जो एग्जांपल दे रहा था मैं, ये मांस है, ये बांधा हुआ है और ये इसको खींच रहा है, इसकी तरफ ये खींच रहा है इसको, अगले आदमी।
ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी इस तरह से काम करता है। हाँ अरे हाँ आया आया, अरे बाप रे आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने बाद में चलो ठीक है। तो अब हाई टाइड किधर हो जाएगी, समझ में आ गया, और लो टाइड किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। समझ में आ गया सर को, बहुत शानदार। तो ये था हाई टाइड और लो टाइड। और आज हमने बात करी किसकी, आज हमने बात करी ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर इफेक्ट कौन कौन डालता है और उसके इफेक्ट से मून क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब पर हमने आज चर्चा कर ली है। और चर्चा कर ली तो चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ब्लैंक स्लाइड पर, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी आपके दिमाग में छपा हुआ है उसको अब कॉपी में लिखना शुरू कर दो।